आइए सुनते हैं कहानी एक खिड़की, जिसे लिखा है जापानी लेखक हारुकी मुराकामी ने। शुभकामनाएं। शीत ऋतु की ठंड हर बीत रहे दिन के साथ कम होती जा रही है और अब सूर्य की रोशनी वसंत की कोमल सुगंध का संकेत देने लगी है। मुझे विश्वास है तुम ठीक होगी। हाल में मिला तुम्हारा पत्र पढ़ना आनंद का विषय था। हैमबर्गर स्टेक और जायफल के बीच संबंधों वाला हिस्सा विशेष रूप से अच्छे से लिखा गया था। मैंने स्वयं को नित्य प्रति के जीवन के भावों से कितना समृद्ध महसूस किया। इसमें रसोई की गर्म सुगंध, प्याज काटते समय सब्जी काटने के बोर्ड से टकराते चाकू की जीवंत ठक ठक तक को कितनी स्पष्टता से संप्रेषित किया गया। पढ़ने के दौरान तुम्हारे पत्र ने मुझे हैमबर्गर स्टेक खाने की ऐसी अदम्य इच्छा से भर दिया कि मुझे पास के एक रेस्टोरेंट तक जाकर उसी रात एक स्टेक खाना पड़ा। वास्तव में मेरे पास वाले इस विशेष रेस्टोरेंट में 8 तरह के भिन्न भिन्न हैमबर्गर स्टेक मिलते हैं। टेक्सास स्टाइल, हवाईयन स्टाइल, जापानी स्टाइल और इसी तरह के और भी कई। टेक्सास स्टाइल वाला बड़ा होता है। ये किसी टेक्सास वाले के लिए है जो कभी टोक्यो के इस हिस्से में भूले से आ गया हो। निसंदेह उसके लिए बड़ा झटका होगा। हवाईयन स्टाइल में ऊपर से अनानास के टुकड़ों का छिड़काव होता है। कैलिफोर्निया स्टाइल मुझे याद नहीं। जापानी स्टाइल वाला कद्दूकस की हुई सफेद जापानी मूली से लदा था। जगह की सजावट स्मार्ट तरीके से की गई थी। सभी परिचारिकाएं सुंदर थी और उनके स्कर्ट बहुत अधिक छोटे। ऐसा नहीं कि मैं वहां रेस्टोरेंट की आंतरिक सज्जा अथवा परिचारिकाओं की टांगों के अध्ययन के विशेष उद्देश्य से गया था। मैं तो वहां मात्र एक ही कारण से गया था और वह था हैमबर्गर स्टेक खाना। ना तो टेक्सास स्टाइल, ना कैलिफोर्निया स्टाइल और अथवा किसी और स्टाइल का, बस सादा सामान्य हैमबर्गर स्टेक। यही बात मैंने परिचारिका से कही। मुझे खेद है, उसने उत्तर दिया, लेकिन हम यहां केवल इसी प्रकार के हैमबर्गर रखते हैं। मैं परिचारिका को दोष नहीं दे सकता था। निश्चय ही उसने मेन्यू नहीं तैयार किया था। उसने उस यूनिफॉर्म को पहनने का भी निर्णय नहीं लिया था, जिसमें से हर बार जब वे किसी मेज से प्लेटें हटाती थी तो उसकी जांघें बहुत अधिक दिख जाया करती थी। मैं ये सोचकर मुस्कुराया और एक हवाईयन स्टाइल के हैमबर्गर स्टेक का ऑर्डर दे दिया। जैसा कि उसने बताया था, मुझे स्टेक खाते समय मात्र अनानास के टुकड़ों को एक और हटा देना था। हम कैसे विचित्र संसार में रहते हैं। मैं बस एक पूर्णतः सामान्य हैमबर्गर स्टेक चाहता था और इस क्षण मेरे पास उसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था, हवाईयन स्टाइल वाला, बिना अनानास के। तुम्हारा अपना हैमबर्गर मुझे याद पड़ता है कि सामान्य प्रकार का है। तुम्हारे पत्र के लिए धन्यवाद। उसमें जो हिस्सा मुझे सबसे अधिक पसंद था वह था तुम्हारा बनाया हुआ एकदम सामान्य हैमबर्गर स्टेक। इसके विपरीत राष्ट्रीय रेलवे की स्वचालित टिकट मशीनों से संबंधित भाग थोड़ा अटपटा लगा। समस्या के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन पाठक विस्तार से इस परिदृश्य को नहीं समझ सकते। बहुत गहरा पर्यवेक्षक होने की इतनी अधिक कोशिश मत करो। सबके बाद लेखन मात्र जुगाड़ की चीज है। इस नवीनतम पत्र के संबंध में तुम्हारा समग्र स्कोर 70 है। तुम्हारी लेखन शैली धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से सुधर रही है। बस ऐसे ही मेहनत करती रहो जैसे अब तक की है। मुझे तुम्हारे अगले पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। जब वसंत वास्तव में आ गया होगा तो क्या ये वास्तव में अच्छा नहीं रहेगा?
कुकीज़ के लिए धन्यवाद, बहुत स्वादिष्ट है। यद्यपि सोसाइटी के नियम पत्रों के विनिमय के अतिरिक्त व्यक्तिगत संपर्क से सख्ती से मना करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में अपनी कृपा पर नियंत्रण रखना। जो भी हो, एक बार पुनः धन्यवाद। मैं ये अंशकालिक नौकरी 1 वर्ष से कर रहा था। उस समय मैं 22 वर्ष का था। मैं 2000 येन प्रति पत्र की दर से हर माह इस तरह के 30 पत्रों के उत्तर ईदाबाशी जिले में स्थित एक छोटी सी विचित्र कंपनी जिसका नाम द पेन सोसाइटी था के लिए देता था। आप भी आकर्षक पत्र लिख सकते हैं। कंपनी के विज्ञापन में डींग हाँकी गई थी। नए सदस्यों को एक शुरुआती शुल्क और फिर मासिक भुगतान करना होता था, जिसके बदले वे हर माह पेन सोसाइटी को 4 पत्र लिख सकते थे। हम पेन मास्टर्स अपने पत्रों द्वारा उनका जवाब देते थे। जैसा एक पत्र ऊपर दिया गया है, इनमें त्रुटि, सुधार, टिप्पणियां भविष्य में बेहतर करने हेतु निर्देश होते थे। मैं साहित्य विभाग में एक विज्ञापन देखने के बाद इस नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया था। उस समय कुछ घटनाओं के कारण मेरे स्नातक के पाठ्यक्रम में 1 वर्ष का विलंब हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप मेरे माता पिता ने मुझे सूचित किया कि वो मेरी मासिक सहायता घटा देंगे। इस कारण जीवन में पहली बार मुझे आजीविका कमाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू के अलावा मुझे कई और आलेख लिखने पड़े। तब 1 हफ्ते बाद मुझे नौकरी पर रख लिया गया। फिर 1 हफ्ते तक त्रुटि सुधार, निर्देश देने और इस व्यवसाय के अन्य गुर सिखाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुछ भी बहुत कठिन नहीं था। सोसाइटी के सभी सदस्यों के विपरीत लिंगी पेन मास्टर्स नियत किए गए थे। मेरे साथ कुल 24 सदस्य थे, 14 से 53 वर्ष के, जिसमें बहुत से 25 से 35 वर्ष वालों का था, जिसका अर्थ था कि उनमें से अधिकांश मुझसे अधिक आयु के थे। पहले महीने में परेशान हो गया। महिलाएं मुझसे बहुत अच्छी लेखक थीं। उन्हें पत्र व्यवहार का अनुभव भी मुझसे बहुत अधिक था। आखिर मैंने अपने जीवन में मुश्किल से एक आध ही गंभीर पत्र लिखा होगा। मुझे नहीं पता पहला महीना मैंने कैसे निकाला। मुझे निरंतर ठंडा पसीना आता रहता था। मैं इस बात के प्रति आश्वस्त था कि मेरे समूह के अधिकांश सदस्य नए पेन मास्टर की मांग करेंगे, जो सोसाइटी के नियमों के अंतर्गत एक विशेष अधिकार माना जाता था। महीना बीत गया और एक भी सदस्य ने मेरे लेखन के संबंध में शिकायत नहीं की। शिकायत तो दूर की बात थी, मालिकों ने मुझे सूचित किया कि मैं बहुत लोकप्रिय था। 2 महीने और बीते और ये महसूस होने लगा कि मेरे समूह के सदस्यों ने मेरे दिशा निर्देशों के कारण सुधार भी होने लगा है। ये अबूझ था। वे महिलाएं पूरे विश्वास के साथ मुझे अपने अध्यापक की तरह देखती थी। जब मुझे इसका भान हो गया, मुझे उनकी आलोचना करने में काफी कम प्रयत्न लगता था और दुश्चिंता भी कम होती थी। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये महिलाएं एकाकी थी। वे लिखना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसे वे लिखते। वे इस तरह के लोग नहीं थे जो किसी रेडियो उद्योषक को प्रशंसक के रूप में पत्र भेजते। वे कुछ अधिक व्यक्तिगत चाहते थे, भले ही वे त्रुटि इंगित करने के रूप में अथवा आलोचना के रूप में ही आती। तो इस प्रकार ऐसा घटित हुआ कि मैंने अपने तीसरे दशक के शुरुआती वर्ष किसी विकलांग वालरस की भांति पत्रों के गुनगुने हरम में गुजारे। और वे पत्र आश्चर्यजनक रूप से कितने अलग अलग थे। उबाऊ पत्र, मजाकिया पत्र, दुखी पत्र। दुर्भाग्यवश मैं उनमें से एक भी अपने पास नहीं रख सका। ये सब इतने अधिक समय पूर्व घटित हुआ कि मैं उनमें से किसी पत्र को पूरे विवरण के साथ याद भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उन्हें हर तरह से जीवन में स्मरण करता हूं, बड़े से बड़े प्रश्न से लेकर छोटी से छोटी तुच्छ चीजों तक। और वे संदेश जो वे मुझे भेजती थी,
मुझे, एक 22 वर्ष के कॉलेज छात्र को। कई बार तो खत पूर्णतः अर्थहीन लगते थे। ऐसा पूरी तरह मेरे जीवन के अनुभव की कमी के कारण नहीं था। मैं अब समझ गया हूं कि चीजों की वास्तविकता वह नहीं होती जो आप लोगों को संप्रेषित करते हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो आप स्वयं बनाते हैं। यही बात है जो अर्थ को जन्म देती है। निश्चय ही तब मैं ये बात नहीं जानता था और महिलाएं भी नहीं जानती थी। ये निश्चित रूप से उन कारणों में था जिससे उन पत्रों की हर चीज मुझे विचित्र रूप से द्विआयामी लगती थी।